आज हम एक छोटा सा रूल जानते हैं भाई, अगर कोई बॉडी सीधा मूव कर रही है तो वो सीधा ही मूव करेगी, ड्यू टू द इनर्शिया, जानते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिवर्स में हम लोग देखो, पहले हमें क्या लगता था कि अगर हमारी अर्थ, मैं बहुत कम से कम 2000 साल पहले की बात बता रहा हूं, हमारा एक अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है। कैसे? अरे सन यहां से उगता हुआ दिखाई दिया मुझे, वहां जा रहा है, डेली हो रहा है, यहां से उग रहा है, घूम फिर के यहां जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? हम लोग इसके सोच विचार में पड़ गए, तरह तरह के साइंटिस्ट सोचते थे। तो इसका कारण मैं बता चुका हूं, क्या कि अगर हमने एक धागे से एक पत्थर को बांध दिया, ये मेरे पास एक पत्थर है, मैंने इसको सीधा फेंका, वो सीधा गया। लेकिन अगर मैंने इसको एक धागे से बांध दिया तो ये पत्थर जाना तो ऐसे चाह रहा था, मगर इसको ये फोर्स इधर खींच लेता है। याद है मैंने बताया ये, फिर मैंने किस में बताया, ये बनाया मुझे याद अच्छे से, सेंटीपिटल फोर्स में, एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, फिर ये धागे से बांध दिया तो ये बॉडी जानी तो ऐसे चाहिए थी मगर जा ऐसे चली गई, फिर ये जानी तो ऐसे चाह रही थी मगर आ ऐसे गई। तो मैं क्या देखता हूं कि ये मोशन क्या बन जाता है, एक, यानी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत है भाई। मैं जल्दी जल्दी बताऊं, कुछ छोटा बात, सर्कुलर मोशन के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। और आज उस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? पहले नहीं जानते थे। फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, भैया सन को किसने बांध रखा है, धागा तो नहीं है, मटेरियल तो नहीं है। फिर तब आया फोर्स दिमाग में कि अच्छा नहीं, मटेरियल का होना ना होना जरूरी नहीं है, कुछ फोर्स हो तो भी बात बन जाएगी। अब वो फोर्स कैसे आया? तो हमने क्या पढ़ा, अलग अलग प्लेनेट की यार अलग अलग कुछ ना कुछ खासियत है, तो फोर्स है। ये भी नहीं पता था मास पे डिपेंड करता है। पहले हमें क्या पता था कि हाँ, किसी भी तरह से भैया उन प्लैनेट्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स के कारण भैया ये जो सन है ना, ये सन कुछ फोर्स लग रहा है, उसके कारण हमारी धरती के चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? क्या? तो फोर्स के लिए मोशन चाहिए, तो सीधी बात, कारण क्या है कि दो प्लेनेट के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स। वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है मुझे नहीं मतलब, लेकिन लग रहा है कुछ फोर्स। बाद में डिस्कवर होता चला गया सारी चीजें, लेकिन ये कहानी बता रहा हूं स्टार्टिंग से, और इंपॉर्टेंट है, सुन लो। तो भाई सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, स्पेलिंग लो, PTOLEMI, टोलेमी। पी साइलेंट रहता है इसमें, याद रखना, पी साइलेंट रहेगा, टोलेमी। क्या है? टोलेमी, ठीक है। कब? फर्स्ट सेंचुरी समझते हो? कब? बहुत साल पहले, 2000 साल पहले। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम है जियोसेंट्रिक। सुन लो, मैं पूरी कहानी बता रहा हूं। जियोसेंट्रिक, बेटा जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। इनके हिसाब से क्या था कि अर्थ हमारे सेंटर में है और सन उसके चक्कर लगा रहा है। सुन लो, पहले ये माना गया, तो वो पहले साइंटिस्ट यही थे, अर्थ मेरे सेंटर में है और सन हमारी इस अर्थ के, क्या दिखती है नहीं स्क्रीन, तो ये क्या लिख रखा है? जियो, मैं लिख रहा हूं जियोसेंट्रिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि हमारा सन हमारी जो अर्थ है, जियो मतलब अर्थ, सेंटर में है और उसके चारों तरफ प्लेनेट चक्कर मार रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारा मार्स, वीनस, हर कोई हमारे चक्कर मार रहा है। हर कोई हमारे क्या मार रहा है? चक्कर। तो चक्कर मार रहा है, तो ये थ्योरी चर्च ने एक्सेप्ट कर ली और इसको पूजा का नाम दिया गया। चर्च ने अपनी बुक छापी तरह तरह की, तुमने देखा होगा, चर्च इसको अपना लिया। चर्च ने इस थ्योरी को अपना लिया। ये आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं। लोगों ने कहा हमारी अर्थ जैसा कुछ नहीं है, अर्थ पे ही हमारे जैसा इंसान है, कहीं भी नहीं है, तो अर्थ को तो पूजना चाहिए। अर्थ एक इतना महान प्लेनेट है जिसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है, तो अर्थ को तो पूजना चाहिए हमें। और अर्थ को अगर पूजना चाहिए तो चर्च ने इस थ्योरी को मान लिया और चर्च ने अपनी बुक्स में लिख दिया, अर्थ इज द ग्रेटेस्ट प्लेनेट एवर। जगह जगह लिख दिया, छप गई तरह तरह की बुक, कई सालों तक चलती रही थ्योरी यही। जिस थ्योरी का नाम क्या था? जियोसेंट्रिक। जो किसने दी थी पहले? सबसे पहले टोलेमी। कम से कम बहुत सालों तक चलती रही भाई, बहुत सालों तक। फिर आज से लगभग सुन लो मेरी बात, 500 साल पहले, 500, चलो ये थ्योरी आई, सुन लो। उसके बाद यहां तक समझ आया? पहले ये बताओ, जो बता रहा हूं समझ में आया? पक्का अर्थ की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं उसी के बाद इन इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अब इंडिया में एक महान फिलोसफर ने जन्म लिया जिसका नाम था आर्यभट्ट। मैं ये इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना भैया रामायण क्यों पढ़ा रहे हैं,
फील कराऊंगा, पूरा समझ लो। ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए भैया, जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या? ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें, ये फिलोसफर थे, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, फिलोसफर थे जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई आप लोग गलत कह रहे हो, हमारी अर्थ सेंटर में नहीं है, हमारी अर्थ सेंटर में नहीं है, हम अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाता है। जो सन है वो सेंटर में है, जो सन है वो सेंटर में है, और उस सन के हमारी अर्थ चक्कर लगा रही। लेकिन हमारा उस समय दूर के देशों से कांटेक्ट ना होने की वजह से ये थ्योरी कभी उनके सामने नहीं है। लेकिन हमारे आज भी वेद पुराणों में ये जिक्र है कि हम लोग सन के चक्कर लगाते हैं, अर्थ नहीं लगाते। हम लोग सन अर्थ के नहीं लगाता, मगर हमारा कांटेक्ट ना होने की वजह से ये थ्योरी कभी उठ नहीं पाई, इंडिया कभी उठ नहीं पाया। ये कब की बात बता रहा हूँ, 500 भी आफ्टर दैट, 500 साल आफ्टर दैट, समझ गए ना, आफ्टर जीसस के एडी, ठीक है। क्या नहीं हो गया? नेट तो है, रिचार्ज करा दिया यार पूरा, ठीक। तो हमारे उसके बाद आर्यभट्ट आए, और आर्यभट्ट ने क्या करा, ये बताया कि हमारी, भैया मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। आर्यभट्ट ने क्या बताया, भैया आपके अराउंड चक्कर सन नहीं मारता, आप सन के चक्कर मारते हो, सन बीच में है, क्या है, और हम चक्कर मार रहे हैं सन के। तो लेकिन हमारा दूर के देशों से, बड़े बड़े देशों से कांटेक्ट ना होने की वजह से ये थ्योरी दब गई। लेकिन हमारे वेदों में आज भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि सन जो है सेंटर में है और बाकी प्लेनेट उसके चक्कर लगाते हैं। शनि, जिसको हम बोलते हैं शनि, मंगल, बृहस्पति, डेज भी है ना, समझ गए, ठीक। तो ये किसकी बात हो रही है, 500। लेकिन ये थ्योरी कभी उनका नाम आया नहीं, ना कभी पढ़ते हम, लेकिन हमने पढ़ा है, इंडिया में है, तो हम लोग इंडिया में है तो इसलिए बता रहे, चाहे बाहर तो बताने की भी नहीं है, पहले यहाँ तक बताए, समझ में। उसके बाद सुनते रहो कहानी। पोलैंड में बात कर रहे हैं, पोलैंड, पोलैंड ये आपकी वीडियो कॉल तैयारी है बेटा? भैया आपकी वीडियो बार बार अटक, अब सही है, बातचीत नहीं, सुनिए अब, कोई बातचीत ना करे, कोई बातचीत ना करे, राघव कोई बातचीत ना करे सर प्लीज। अब बात करते हैं उसके बाद, इसे बेटा उठा, बंद कर इसे। भैया, ये आपने आर्यभट्ट के साइड में क्या लिख रखा है? इस थ्योरी का नाम दिया गया, जैसे जियोसेंट्रिक, उस थ्योरी का नाम दिया गया हेलियोसेंट्रिक, HELIO, जिसका मतलब होता है सन सेंटर में है, सन, और यही थ्योरी चल रही है आज भी। क्या क्या कहानी बता रहा हूं, सन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोलैंड में। तो पोलैंड में एक साइंटिस्ट थे, कोपेर्निकस, COPERNICUS लिख लीजिए। और इनका था जो जन्म था 1473 में हुआ था, और 1543 में डेथ हो गई थी। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चर्च को चैलेंज करा। क्या चैलेंज करा, कि जो आपने थ्योरी छाप रखी है कि अर्थ महान है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर मारते हैं, ये गलत है। हम चक्कर मारते हैं सन के, हमारे जैसे और भी प्लेनेट है जो सन के क्या मारते हैं, चक्कर मारते हैं। तो वो चर्च के अगेंस्ट चले गए अपनी थ्योरी को सही करने के लिए। इस वजह से चर्च ने उनको पनिश कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि पहले के लोगों को पनिश कर दिया। हालांकि बाद में ऑब्जर्वेशन होती चली गई, नई थ्योरी बनती चली गई, मगर ये साइंटिस्ट की थ्योरी को पोलैंड के चर्च ने क्या कर दिया, पनिश कर दिया, कि आप लोग हमारे खिलाफ जा रहे हो, भगवान के खिलाफ जा रहे हो, चर्च के अगेंस्ट हो, ये थ्योरी नहीं हो सकती। इसके बाद टोटली ये वीडियो रुक गई। बेटा हॉटस्पॉट ऑन। तो अटक रही है आपकी। बाकी बच्चे बताइए, मेरी वीडियो अटक रही है या फिर मुझे पता चल जाएगा, जल्दी बताइए। राघव, वीडियो अटक रही है क्या? कैनॉट कनेक्ट ऑन, कनेक्ट कर बेटा, जल्दी कर। हो गया, दिखा गया, हो गया। मेरे को बताओ, आवाज साफ आ रही है आशी? अब बता, साफ आ रही है आवाज आशी? हाँ भैया, अब बस ठीक है, दिखा, कौन दिखा बेटा, भेज दे मुझे उसको। चलो ठीक, तो समझ में आ गया। ये कोपेर्निकस को पनिशमेंट दे दिया गया चर्च के द्वारा, क्योंकि वो चर्च के अगेंस्ट गया। लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे जो हमारे नेचर में, मतलब ऑब्जर्वेशन में भड़के आए कि ये थ्योरी गलत है, जो चर्च के अगेंस्ट गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भैया, जस्ट उनके बाद गैलीलियो आए, एक साइंटिस्ट जो कि इटली के थे।
गैलीलियो। भैया इनको फादर ऑफ मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये गैलीलियो ही थे जिन्होंने प्रमोट करा इस थ्योरी को, हेलियोसेंट्रिक। ये बहुत महान साइंटिस्ट थे इटली के, जिनकी बहुत रेस्पेक्ट थी, बहुत इज्जत थी। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया। इन्होंने तरह तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करे। क्या देखो जी, अगर मैं इस इंक को नीचे फेंकूंगा तो नीचे खींचेगा ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुझे बताया कि बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे कि उन्होंने बताया सन फोर्स लगा रहा है ड्यू टू इट्स मास, ड्यू टू इट्स मास। न्यूटन नहीं थे, मैं बार बार कह रहा हूं। गैलीलियो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें, अब तक हम ये जानते थे कुछ ना कुछ तो फोर्स है, मगर उसका कारण, उसका रीजन ड्यू टू देयर मास। ऑब्जेक्ट का, प्लेनेट का कुछ मास है, उसी मास की वजह से वो फोर्स लग रहा है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ये पहला कारण जो हमें गैलीलियो ने ही बताया। इसलिए न्यूटन्स के लॉ पढ़ाने से पहले गैलीलियो का जिक्र जरूर होगा। ठीक है, तो गैलीलियो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि भैया प्लैनेट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, वो ड्यू टू देयर मास लग रहा है। उन्होंने हमें लॉ ऑफ इनर्शिया दिया कि कोई बॉडी जिस टेंडेंसी में उसी में रहने की कोशिश करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती, वो इनर्ट होती है। ठीक है, लेकिन चर्च को इनकी थ्योरी भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। इनको भी जेल में डाल दिया गया। इनके आखिरी के दिन इतने बेकार गए, जेल में डाल दिया। हार के इन्होंने बोल दिया, जब जेल में डाल दिया, कि मेरी थ्योरी गलत है, तो फिर उनको पनिश कर दिया गया। फिर भी उन्होंने एक बात बोली कि क्या, कि मैं चर्च के प्रेशर में आके पनिश हो चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं, लेकिन ये थ्योरी जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा। आप कितना ही मानो मत मानो, जो बात सच है वो सच रहेगी। लेकिन उन्होंने हार मान ली कि ये जो है तुम्हारा बेसिकली थ्योरी गलत है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? फाइनली उन्होंने क्या बोल दिया कि थ्योरी गलत है। उन्होंने मान लिया कि भैया हम ही सन ही हमारे चक्कर लगा रहा जी, सन ही हमारे चक्कर लगा। देख रहे हो, पहली बार जो ग्रेविटेशन का जिक्र करा था वो गैलीलियो ने करा था, याद रखना। फादर ऑफ मैकेनिक्स इन्हें कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल करके दिखाए कैसे। इंक्लाइंड प्लेन है, ये मैंने इंक रखी, देखो जी नीचे चली गई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले हमें बताया वो हमें इन्होंने ही बताया, जिसका नाम था गैलीलियो। पहला ऐसा साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ग्रेविटेशन के पास बताया कि अर्थ के पास ग्रेविटेशन है। चलो इसके बाद सुनते रहो, कहानी सुन लो पूरी, समझ में आ रहा है ना? ये कौन से साल की बात हो गई? 1473 से 1543। और जो गैलीलियो आए थे वो आए थे 1564 से 1601। 1564 से 1601। ठीक, देख लिया यहां तक? कोई दिक्कत? 1564 से 1601। आगे चलिए। वहीं उसके बाद सुन लीजिए, उनके पैरेलली डेनमार्क में, उनके साथ साथ एक साइंटिस्ट डेनमार्क में, सुन लो मेरी बात, बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम देने वाला हूं। डेनमार्क में उनके साथ साथ, वो तो इटली में काम कर रहे थे, उनके पैरेलल डेनमार्क में एक साइंटिस्ट होते जिसका नाम था टाइको ब्रे। TYCHO सुन लो, TYCHO, टाइको ब्रे। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, सुन लो मेरी बात, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने एक कमरे में गुजार दी, जिन्होंने इतना डाटा कलेक्ट कर दिया जिसकी वजह से आज हम एस्ट्रोनॉमी में इतनी तरक्की कर पाए। वो पूरे मोशन के प्लैनेट्स को जान पाए कि कौन सा प्लैनेट कितनी देर में कहां पहुंचेगा। एक का नहीं, सारे प्लैनेट्स के बारे में उन्होंने बता दिया। मगर उनकी जिंदगी बहुत कम थी, तो वो केवल डाटा ही कलेक्ट करके रह गए। वो अपना कोई रिजल्ट नहीं दे पाए। उनकी जो खजाना था आज हम उसको यूज करते हैं। इतना डाटा कलेक्ट करा कि भैया आप वो क्या दिखता है कि पहले 10 सालों में प्लेनेट इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो अगले 10 सालों में इतना करा, तो अगले 10 सालों में इतना करा, तो घूम फिर के यहां आ जाएगा। हर प्लेनेट का उन्होंने इतने नोट्स बनाए कि पूरा कमरा भी उनका नोट से भर गया। ठीक है, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, वो केवल मुश्किल से मुश्किल ज्यादा समय नहीं जी पाए। ठीक है, गैलीलियो के अगेंस्ट, गैलीलियो के साथ ही काम कर रहे थे, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये जो थे साइंटिस्ट, ये अपना डाटा तो कलेक्ट कर पाए, लेकिन उसको रिजल्टेंट, उसका कंक्लूजन, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो ऑब्जर्वेशन में ही रह गए, कलेक्शन में ही रह गए। मैंने बताया था ना 5 स्टेप, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद रीजनिंग, देन मैथमेटिकल मॉडलिंग, देन कंक्लूजन। यही पढ़ाया था। तो वो मैथमेटिकल मॉडलिंग तक भी नहीं कर पाए, केवल डाटा ही डाटा उनके पास रह गया उस खजाने को। ठीक है, तो भैया टाइको ब्रे ने क्या करा, उनके पैरेलली एक साइंटिस्ट थे डेनमार्क में जिसका नाम था टाइको ब्रे। उन्होंने क्या करा,
मोशन के प्लैनेट्स के बारे में पूरी कहानी ढूंढ डाली, क्या कर दी, पूरा बता डाला कि भैया मोशन कैसे होता है प्लैनेट का, तरह तरह की ड्राइंग बनाई, डायरेक्शन बताया, यहाँ यहाँ होगा, आज से यहाँ होगा, आज से यहाँ होगा, आज से यहाँ होगा, सब कुछ बता डाला। लेकिन उनकी उम्र वो 40-50 साल ही जी पाए केवल, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो लिख लीजिए ये भी जिए थे 1546 से 1601, लिख लो। हालांकि गैलीलियो से कम ज्यादा जिए, मगर इतना समय नहीं था। 1546 से, या मैं इसमें कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है, लेकिन लिख लो फिलहाल के लिए, ठीक है। रुक जा अभी, नेट पे हर चीज नेट पे रुक जाता है, ठीक है। 1540 से एक बार कंफर्म करके, हाँ ये डेथ ये तो सेम है, ये बात पक्की है, इसका मैं कंफर्म, या शायद ये 66 था शायद, मैं पूछ के बताऊंगा, एक बार कंफर्म करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल लिख लो टाइको ब्रे, ठीक। ये साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है हमें, इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो ये इनका नाम भी नहीं सुना होगा अपने दूर दूर तक, है ना। और देखो कितना बड़ा रोल था सबका, ग्रेविटेशन आज हम न्यूटन को क्रेडिट देते हैं सारा, लेकिन सब ने मेहनत करी है भाई। ये थ्योरी आज से चलती हुई नहीं आ रही, पहले से चलती आ रही है बहुत। अब इसके बाद ये मर गए, इन्हीं का एक स्टूडेंट था भैया जिसका नाम था जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर, इन्हीं का एक स्टूडेंट था भैया जॉन्स केपलर, जो 1571 से 1640, देखो ना उनका स्टूडेंट था। 1571 से 1640 तक जिया। उन्होंने क्या करा, उन रूल्स को पढ़ा, सब कुछ करा, और उन रूल्स की मदद से लॉ बना डाले, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यानी इसने बेसिकली क्या करा, मैथमेटिकल मॉडलिंग कर डाली, फॉर्मूले बता डाले कि कैसे किस किस पे कौन डिपेंड करेगा, क्या क्या है, सब कुछ जो भी उन्होंने बनाई ड्राइंग वगैरह, जो भी इन्होंने सारा डाटा कलेक्ट करा, उसने क्या करा, केपलस ने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर डाली, उसको पढ़ के कंक्लूजन दे डाला कि जी ऐसा होगा, जी ऐसे होगा, जी ऐसे होगा प्लैनेटरी मोशन। तो ये हमारे, सुन लो मेरी बात, यहाँ पे समझ में आ गया तो देख लो, ये भी फायदा उठा गया, डाटा सारे इसमें कलेक्ट करा, फायदा ये उठा गया, प्लैनेटरी मोशन हो गया। अब भैया जॉन्स ने हमें ये बता दिया, सुन लो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आज हम पढ़ते हैं, न्यूटन ने बताया, वो भी इसी की देन है केपलर की। न्यूटन, इसने हमें ये बताया कि कहां कितना टाइम किस पे डिपेंड करेगा। अरे खुद देखो, हमें जॉन्स केपलर ने क्या बताया कि भैया फोर्स जो है, सुन लो मेरी बात, जो यूनिवर्सल लॉ, डिस्टेंस जो है वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। सुन लो मेरी बात, कैसे, डिस्टेंस जो है वो फोर्स, तभी तो F=r² है, लगने वाला फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², वो डिस्टेंस, वो हमें इसने बताया। मगर न्यूटन से बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने उनकी भाषा को इजीएस्ट वे में बुक्स में छाप दिया, अपनी भाषा में। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो उन्होंने बताया इनडायरेक्ट हमें, क्या उन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फोर्स पे डिपेंड करता है, जितना कम डिस्टेंस फोर्स ज्यादा। पढ़ा है ना हमने ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो इन्होंने ही बताया, जॉन्स केपलर ने। कैसे बताया मैं बताता हूं अभी। न्यूटन ने पढ़ा, उसको अच्छे से करा और अपनी सरल भाषा में बता दिया कि जी लगने वाला फोर्स इन दोनों के बीच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। लेकिन ये बात बताई किसने, डिपेंड किस पे करेगा, केपलर से। आप देखना 9th क्लास के केपलर्स लॉ में बता रखा है कि वो कैसे आया, r², फोर्स का फॉर्मूले में 1/r² कैसे आया, वो केपलर्स का लास्ट पेज में बता रखा है। आप पढ़ते नहीं, उसको 9th में पढ़ा भी नहीं होगा, आपने छोड़ दिया होगा, ठीक। हाँ तो ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करी जॉन्स ने, केपलर्स ने, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक समझ में आ गया। डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे डिपेंड करेगा, सब कुछ इसने बता डाला था। तो ये वाली बात हमें इतनी नहीं पढ़नी, ठीक है। अब आगे सुन लीजिए। इसके बाद लास्ट में आया न्यूटन, जिसने बना डाला यूनिवर्सल, यानी जो भी भाषा अब तक चल रही थी उस ग्रेविटी को आसान भाषा में समझा दिया। जो भी अब तक ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन तो यहां स्टार्ट हो गया था, पहले तो इन्होंने बता दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, मोशन वगैरह सब। टाइको ब्रे ने सारा डाटा कलेक्ट करा प्लैनेटरी मोशन का, केपलर से सब कुछ बताया। न्यूटन तो बेकार में मजे ले गया, सही बता रहा हूं। कभी नेट पर सर्च करके देखना, न्यूटन की बिल्कुल इज्जत नहीं होगी, सही बता रहा हूं। न्यूटन ने सिंपल सरल बातें बताई जो पहले से डिस्कवर थी, ठीक है। तो न्यूटन सब, यहां हमारा ग्रेविटी का पार्ट खत्म होता है, इंट्रोडक्शन पूरा। मैं रिपीट, क्या बेटा, बताओ कौन से सन में, क्या बेटा। तो यूनिवर्सल, न्यूटन लिख लो, साइंटिस्ट जिया था, देखिए बताओ, उसका भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, पुराने है, ठीक है। तो सुनो, बातचीत नहीं, तो सबसे पहले कौन है, टोलेमी, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा कोपर्निकस, तीसरा गैलीलियो, फिर टाइको ब्रे। ये सबसे महान साइंटिस्ट में से मानता हूं मैं तो अपनी सोच में, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा वो आया है, रिवॉल्यूशन। इसके बाद जॉन्स केपलर, देन न्यूटन, देन सभी का मिक्स करके न्यूटन ने एक नाम दे दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया ग्रेविटेशन को न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठा जी भैया नीचे आके बॉल गिरी, ये सब गैलीलियो ने पहले ही बता दिया हमें।
फादर ऑफ मैकेनिक्स उन्हें कहा जाता है, न्यूटन को नहीं कहा जाता। मैकेनिक्स मतलब जहां मोशन हो रहा है, और ग्रेविटी से रिलेटेड मोशन ही है। ग्रेविटी जहां है वहां मोशन है ही, ग्रेविटी फोर्स है तो मोशन है ना। तो बस इसने नई नई एक्सप्रेशन दे दी, आसान भाषा में समझा दिया, और कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है न्यूटन तक का तो बताइए, और इसके बाद जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आज का ग्रेविटेशन का पहला टॉपिक, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि मेन तो यहां से स्टार्ट हुआ है ना। ये आर्यभट्ट में 500 AC क्या लिख रखा है? बेटा एडी 520 ईस्वी में। ये थी पूरी हिस्ट्री किसकी? दिव्या मित्तल, समझ में आया बेटा आपको? लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दिव्या समझ में आया? राघव समझ में आया बेटा यहां तक? हाँ भैया आ गया। आराध्या, अर्पित, ये ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन था, किस साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। नाउ प्लीज राइट डाउन द हेडिंग केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें पहला लॉ लिखिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, और ये 9th वाला मत याद रखना, अभी क्वेश्चन। सर आप मुझसे पूछ रहे थे? हाँ, दोनों दिव्या से पूछा था, किसी ने रिप्लाई नहीं करा। सर आ गया समझ। अच्छा, दूसरी वाली दिव्या नहीं आई आवाज, ठीक है। शुभम विशाल, अच्छा शुभम विशाल, भैया आ गया। चलो ठीक है। खुशी सिंह, यस सर आ गया। ओके नाउ लिसन लिसन लिसन, आशी सुनिए, आशी क्लियर ना? लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहले लिखिए केप्लर्स का पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखिए भैया, पहले ये बात तो चलो, हेलियोसेंट्रिक जब थ्योरी आई तो ये बोला गया, चलो अगर सच है भी तो जो हम घूमते हैं हमारी अर्थ, वो सेंटर पे सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, कि सन भैया बिल्कुल सेंटर में है और उसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है। ये पहले माना जाता था, मगर इसको भैया किसने, टाइको ब्रे ने रिसर्च कर रखा था, तो केप्लर्स ने उसको बदला और बताया नहीं, जैसा आप मान रहे हो ऐसा नहीं है। तभी तो कभी स्पीड ज्यादा होती है, कभी प्लैनेट की स्पीड कम होती है, सर्दियां लंबी होती है, गर्मियां छोटी होती हैं। सर्दियां कटने में समय ज्यादा लगता है, गर्मियां टाइम पास करने में लंबी छोटी लगती है। याद रखना, अभी सर्दियों में केवल 3 महीने बच्चे, मगर ये 3 महीने बहुत लंबे लगेंगे, 3 महीने बहुत लंबे लगेंगे, और गर्मी पूरा साल बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है, वो चलो वो तो अलग फैक्ट है, उसको छोड़ो। तो ये पहले माना जाता था कि भाई जो आपका ऑर्बिट होगी रोटेशन की, वो सर्कुलर होगी, मगर ये बात टाइको के डाटा को पढ़ के जॉन्स केपलर ने गलत कर दी कि जी ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या लिखा, लिख लीजिए, प्लैनेट्स मूव अराउंड सन। उन्होंने बताया कि ऑर्बिट इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अभी इलिप्टिकल होता क्या आदो को नहीं पता, आज पढ़ाने वाला हूं, मैथ्स में भी आएगा तो ध्यान खोल के सुनना। प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन एन ऑर्बिट, planets move around sun in an orbit of the shape of ellipse, in the orbit of the shape of ellipse। किसकी शेप में घूमते हैं प्लैनेट? सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्स। समझ में आ गया प्रियांशु? इलिप्स, कॉमा, वेयर सन इज लोकेटेड एट, वेयर सन इज लोकेटेड एट वन फोकस। किसी अभी फोकस वगैरह क्या है सारी बताने वाला हूं। देखो ये मेरी स्ट्रिंग है, ये मेरी स्ट्रिंग है, ये मैंने एक पॉइंट माना, ये फिक्स डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए। ठीक है, अब इसी को अगर मैं घुमाता चला जाऊं, ये सेंटर चेंज हो गया मेरा, समझ जाओ, यहाँ सेंटर फिक्स है, इसको पेन को रखा और इसको इसी सेंटर से घुमाता चला जाऊं तो मेरा एक शेप बन के आएगा जिसका मैं नाम देता हूं क्या, सर्कल। एक फिक्स सेंटर से हर एक पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस पे हो जाए तो दैट इज सेंटर। तो सेंटर ऑर्बिट तो आपको समझ में आती है, ठीक है, यहां तक समझ में आए? सेंटर ऑर्बिट तो समझ में आती है। अब एक सेंटर के बारे में, जब सर्कल आया ही है, सर्कल के बारे में एक बात सुन लीजिए, मैथ्स में भी आप पढ़ेंगे। ये इसका हो गया सेंटर, सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। ये हो गया इसका भैया रेडियस, दो रेडियस को ज्वाइन करा। मैंने क्या करा, एक कहीं भी इसका एक पॉइंट ले लिया, कहीं भी सेंटर पे, कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसको ज्वाइन करके देखा तो मैं क्या मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा, इसका क्या है, ए मान लो, और इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, बी, और ये क्या होगा इसका
रेडियस x। तो बेटा ये एक रिलेशन है, याद रखना, रेडियस को r मान लो चाहे, तो याद रखना मैं किसी भी पॉइंट पे लूंगा तो a का स्क्वायर, ये b है तो ये भी b होगा, b का स्क्वायर बराबर होगा r स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ मान लूँ ये पॉइंट, तो यहाँ पर भी ये जो r स्क्वायर होगा ये इसका, ये समझ गए, ये पॉइंट, और समझ गए ना, x वाला पॉइंट और y वाले पॉइंट का जो इसकी लेंथ होगी उसका दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा रेडियस के बराबर होगा। इसी वजह से ये जो इक्वेशन कही जाती है ये कही जाती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल यही होती है क्या, a जनरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। व्हाट इज एक्स, जो भी आपने कोऑर्डिनेट लिया उसकी x डिस्टेंस। व्हाट इज y, जो भी आपने कोऑर्डिनेट लिया उसका y डिस्टेंस। एंड व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा रेडियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये पाइथागोरस की मदद से आप कर सकते हो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसमें कंफ्यूज मत होना आशी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप मैथ्स में 11th में ही पढ़ोगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आपको अगर सर्कल की रेडियस गिवन है और एक कोऑर्डिनेट गिवन है तो दूसरा कोऑर्डिनेट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कि वो कितनी दूर है ओरिजिन से, ठीक है। तो लेकिन अब बात करते हैं इलिप्टिकल। देखिए इलिप्टिकल में एक चीज होती है इसेंट्रिक। बेटा इसेंट्रिक मतलब होता है खिंचना, जैसे ये एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट ये हो गई, इसमें इसेंट्रिक कम है, इसमें इसेंट्रिक ज्यादा है। ये जितना फैलता चला जाएगा उसका मतलब उसका इसेंट्रिक उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसेंट्रिक उतना ही ज्यादा बढ़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, सुनते रहो मेरी बात, जिसको समझ में ना आए पूछना, क्योंकि हमने लॉ पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में बताना जरूरी है। ये मेरी इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये मेरा ओरिजिन। याद रखना इसमें रेडियस नहीं होती, क्योंकि रेडियस को मतलब जो हर तरफ से क्या हो सेम हो, हर पॉइंट पे रेडियस नहीं होती। इसमें होती है राशिद एक्सिस। क्या होती है, ये एक्सिस सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्या इससे बड़ा डिस्टेंस हो सकता है? इसी वजह से इस एक्सिस को नाम दिया जाता है मेजर एक्सिस। ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है। अब इनके पास ना खास बात सुन लो, इनके पास दो पॉइंट बहुत स्पेशल पॉइंट होते हैं, दो ही होंगे बस। इनके दो पॉइंट बहुत स्पेशल होते हैं। मैंने क्या करा, इस तरीके से होते हैं, मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट मान लिया आशी ए, मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापी, कितना आया r1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापी, कितना आया। तो मैंने जब दोनों को ऐड करा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, मैंने उसको मान लिया c। अब मैंने इस पॉइंट पे बात करा, मैंने इस पॉइंट से f1 तक का पॉइंट लिया, तो मैंने डिस्टेंस मान ली r1 या r3, यहां से यहां तक का माना तो क्या हो गया, तो मैंने r3 प्लस r4 निकाला, वो भी कुछ वैल्यू आई होगी। फिर मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया, इसको माना r5 और इसको माना, तो r5 प्लस r6 भी आ रहा होगा। तो मैं क्या देखता हूँ, ये दो वो पॉइंट ऐसे हैं कि मैं कहीं पर भी एक सर्कल पे पॉइंट ले लूं तो उन दोनों की डिस्टेंस का सम हमेशा एक कांस्टेंट निकलता है, हमेशा कांस्टेंट। और जब भी कुछ ऐसा आ जाए समझ जाना ये जो शेप बन के आई ज्योमेट्रिकल शेप, दिस इज इलिप्स। तो इलिप्स की पहली क्वेश्चन क्या हो गई कि ये जो दोनों फोकस से डिस्टेंस होते हैं उस पॉइंट का कहीं भी वो दोनों का सम हमेशा हर पॉइंट के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैं आशी दोबारा कह रहा हूं, हर पॉइंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। मैं यहां बात करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कांस्टेंट, यहां बात करूं यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहली क्वेश्चन आ गई, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो इस शेप को हम क्या नाम देंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये जो f1 और f2 है ये स्पेशल केस है, ये नहीं कहीं भी मान लो, यही ऐसे केवल दो ही पॉइंट होंगे जहां पर ये इक्वेशन वैलिड होगी कि हर तरफ से डिस्टेंस का सम दोनों तरफ से क्या आ रहा है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो होता है बेटा आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ठीक है। आशी पहले ये वाली बात बता, समझ में आई? आज पहला लॉ खत्म करना है मुझे जॉन्स का, पहले यहां तक समझ में आई बताइए, है ना। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन। भैया मैं बोला आप बोले क्यों नहीं, बोलो बोलो। राघव समझ में आई ये वाली बात? सुनो बातचीत नहीं, अर्पित हाँ सुनो सुनो सुनो, बातचीत नहीं बस। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है सुन लो भाई। बेटा देखो सुन प्रियांशु, ये मेरा पॉइंट क्या है O, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया A जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, मींस ये तो हो गया x और ये हो गया y। तो बेटा याद रखना इसमें जो इक्वेशन बनती है, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया A। पहले सुनो, पहले उतार लो फटाफट उतार लीजिए। ये जो आपने ड्रॉ किया ये भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है? हाँ, इलिप्टिकल के बारे में ही बता रहा हूँ कि क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं। अब देखो भैया हर ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट थोड़ी होगा। नहीं, प्लैनेट जब भी मूव करेंगे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करेंगे बेटा। अब देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट की दूसरी खास बात,
मान लो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है A और इस पॉइंट की दूरी है फोकस की B। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा याद रखना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर होगा 1 2 साल। ये इक्वेशन होती है एलिप्स की। फटाफट ठीक, आगे चलिए दूसरी इक्वेशन सुन लो। तो पहली इक्वेशन क्या आई, R1 प्लस R2 क्या होता है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटरसेप्ट A और y का इंटरसेप्ट B, ये हमेशा इन दोनों के स्क्वायर का सम 1। ये मैथ्स में पढ़ेंगे, बस याद रख लो इक्वेशन, मैथ्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरी बात याद रखना भाई, ये था, ये फोकस यहां था A, ये फोकस क्या था A, C क्या होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर जिसको समझ में ना आए मुझे बता देना। बेटा याद रखना, अगर मैं इस फोकस को बढ़ा दूं, फोकस की डिस्टेंस को बढ़ा दूं, फोकस बढ़ा दिया, क्या कर दिया, फोकस को बढ़ा दिया। इसलिए छोड़ो, इस वाले बात पर नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज होगे वरना आज। तो पहले बताओ क्या समझ में आया। पहले हमने पढ़ा इसकी आज की पूरी हिस्ट्री, इसेंट्रिक के बारे में बता रहा था, जिसका फॉर्मूला होता है C अपॉन A। जितना ज्यादा आप C बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसेंट्रिक बढ़ जाएगा। ये क्या होता है इसे कल पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने, क्योंकि टाइम नहीं बचा, 2 मिनट बचे, कभी रह जाएगा टॉपिक। हमने क्या पढ़ाया आज, सबसे पहले कौन आए, टोलेमी। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया कि सन अर्थ को पूजिए। अर्थ जो है आपकी महान प्लेनेट है, जिसके चारों तरफ बाकी प्लेनेट्स क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको चर्च ने भी एक्सेप्ट करा। उसके बाद आए पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्यभट्ट, जिसका कॉन्टेक्ट ना होने की वजह से कोई नामो निशानी नहीं है। उन्होंने बताया जी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है जी, जियोसेंट्रिक नहीं, हीलियोसेंट्रिक। उसके बाद आए भैया कौन साइंटिस्ट, हाँ ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि भैया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, लेकिन इस चर्च ने इसको माना नहीं, चर्च ने इनको क्या कर दिया, पनिश कर दिया। उसके बाद आए गैलीलियो, जो कि फादर ऑफ मैकेनिक्स भी थे, जिन्होंने कई सारी हमें ग्रेविटेशन के बारे में पहला रूल बताया, फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करा, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। वो उनके आखिरी के दिन बड़े भयंकर गए भैया, जेल में बीता उन्होंने आखिरी का दिन, चाहे तो सर्च कर लेना, और उसको भी उन्होंने मान लिया गलत है। ठीक है, उसके बाद भैया कौन आए, उनके पैरेलली एक साइंटिस्ट है डेनमार्क में, टाइको। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, डाटा कलेक्ट करा, प्लैनेट्स कैसे कैसे कहां किस जगह कैसे मूव कर रहे हैं, क्या पलट है, पूरा खजाना कमरा नोट से भर दिया। फिर लेकिन उनकी डेथ हो गई, तो उनके स्टूडेंट जॉन्स केपलर ने क्या करा, उन्हीं की मदद से, उन्हीं के डाटा से मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी और सब चीजें बता दी, और ये भी बता दिया कि डिस्टेंस टाइम पे कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस टाइम पे वगैरह सब बता दिया। ठीक है, उसको उसी को इजीएस्ट वे में किसने बता दिया, न्यूटन ने बता दिया, और थोड़े से नए नए ऐड चीज कर दी, 2-4 चीजें, फॉर्मूले, मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर हमने पढ़ा जॉन्स ने क्या बताया डाटा का। पहला क्या बताया कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हर पॉइंट पे, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में R1 प्लस R2 हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे जो दोनों फोकस से दूरी है उनका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, इसको दोबारा समझाएंगे कल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये इंटरसेप्ट होते हैं जो है कल पढ़ेंगे। तीसरी इक्वेशन होती है E इक्वल टू सी अपॉन ए, इसेंट्रिक की, कितना खिंचाव होगी इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हम कल पढ़ेंगे, लिख लो बस E इक्वल टू सी अपॉन ए। और कल दूसरा लॉ स्टार्ट करेंगे जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप्ट करती है अर्थ। भैया छोटा सा है टॉपिक, वही आएंगे पुराने वाले, बस नए तरीके से। अब मुझे यहां तक बताओ, कोई दिक्कत, आज ही समझ में आया आज का इंट्रोडक्शन। भैया वो आपने कहा था ना कि जब C कांस्टेंट बढ़ेगा तो इसेंट्रिक भी बढ़ेगा, वो आप कल पढ़ाओगे? हाँ ये मैं कल पढ़ाऊंगा बेटा, ये है नहीं टॉपिक तुम्हारा, वो मैथ्स का था इसलिए थोड़ा सा बता दिया, लेकिन कल बता दूंगा फिर। बस ये जरूर याद रखना, R1 प्लस पता होना चाहिए इलिप्टिकल है क्या यार, है ना। इसमें फोकस मतलब क्या होता है, मतलब ऑर्बिट्स के स्पेशल पॉइंट है, मैंने बताया ना, फोकस दो एक ऐसे स्पेशल पॉइंट है जहां से किसी भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट के दोनों रेडियस का सम, दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। ऐसे केवल 2 ही पॉइंट होंगे फोकस, हर जगह नहीं होगा, 2 ही पॉइंट होंगे। ठीक है, सी क्या होता है, उसका पूरा डिस्टेंस बता देंगे, मेजर एक्सिस का, कल पढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। आशी, दिव्या मित्तल, दिव्या गुप्ता, आराध्या, प्रियांशु, खुशी, कोई दिक्कत तो कॉल कर लेना भैया, अभी कर लो, क्योंकि ना आगे चैप्टर थोड़ा ट्विस्ट होगा और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, थैंक यू।